हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो लेसन पढ़ रहे थे, 3rd नंबर का जो लेसन है हमारा, क्या है, मानव में जनन, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। और उसमें 2 सिस्टम हमने स्टार्ट किए थे, एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की संरचना हमने पढ़ ली थी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी संरचना हमने पढ़ ली थी, कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है युग्मक जनन। क्या है? युग्मक जनन। अब युग्मक जनन पढ़ने से पहले आपको याद करना है क्या, आज जो हम दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने जो पहले पढ़ रखे हैं उनकी संरचना को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। वैसे तो मैं वापस रिवाइज करवा दूंगी, आदत है मेरी रिवाइज करवाने की, तो मैं रिवाइज करवा दूंगी, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। और नहीं हो तो आप अपने नोट्स या आपने जो भी नोट्स बनाए हो या जो बुक है वो सामने रख के बैठें, ठीक है ना। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे पिछली क्लास जब हमने ली थी तो उसके अंदर कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे हो, हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है। पहले बच्चों ने ही कहा था कि आप इंग्लिश वर्ड भी यूज़ कीजिए, और मैंने साथ के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्ड यूज़ किए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ाया हो या बिल्कुल हिंदी में पढ़ाया हो। मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिख रही हूँ, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड भी यूज़ कर रही हूँ। तो आपको अगर कोई समस्या है तो आप दोनों ही देख लो ना। आपको जिसको हिंदी में पढ़ना है आप हिंदी में पढ़ें, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है आप इंग्लिश में पढ़ें। फिर भी ऐसी कोई समस्या आ जाती है कभी कभार, एक आधा सब्जेक्ट, एक आधा जो अपना वर्ड होता है उसमें मैं मान लो लिखना भूल जाती हूँ, जैसे कोई इंग्लिश वर्ड लिख लिया और हिंदी में नहीं लिखा, तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी मीडियम के अगर बच्चे हो तो आप इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकते हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी, या किसी भी आपकी जो क्लास टेस्ट हो या स्कूल में भी कोई अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो, आपके कोई नंबर नहीं कटने वाले। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि इसमें ये भी फ़ायदा है कि जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, अगर वो हिंदी के इनके शब्द देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड पड़ेंगे, आप बोल भी नहीं पाओगे उस शब्दों को। जबकि वो अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में आपको ईजीली वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि आप जो NCERT है, आपकी भी जो बुक है, वो पहले तो आप अपने सामने रखो। मैंने बार बार बताया है आपको, मैंने बार बार यही चीज़ बोली है कि NCERT को आप अपने सामने रखें, और जो चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ाते जा रही हूँ वो आप वापस उसी से मिलान भी कीजिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि मान लो कोई भी वर्ड मैंने हिंदी में लिखा या इंग्लिश में नहीं लिखा, या इंग्लिश में लिखा और हिंदी में नहीं लिखा, तो आप वहाँ से मैच कर सकते हो कि हाँ ये इनके बारे में बोल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बुक को सामने रखिए, पेन कॉपी जो भी है वो आप अपने पास रखिए, उनके जो भी नोट्स हैं वो बनाते जाइए। और अगर नहीं बना सकते तो आप एक काम करिए, पहले समझ लीजिए, और उसके बाद में जब मैं आपको कहती हूँ ना कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ, तो वो मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर बाद में जब आपको टाइम मिले क्लास के बाद में, तो फिर आप क्या करो, उसको उतार लो, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जैसे बच्चे बोलते हैं कि नहीं वापस समझाओ, तो वापस समझाने का क्या मतलब है कि आप वीडियो को वापस क्या कर लो, पीछे ले जाओ और फिर वापस उसको चला लो। क्योंकि कुछ बच्चे आप में से ऐसे भी हैं जो समझ चुके हैं, बार बार वही चीज़ में वापस कंटिन्यू, जबकि आपको पता है कि मैं किसी भी एक चीज़ को समझाती हूँ या कोई भी एक पॉइंट है तो मैं उसको 2 या 3 बार तो वापस मैं समझाती हूँ, फिर भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई कि 10-15 बार हम उसी चीज़ को रटते जाएंगे। तो आप क्या करें, वापस उस वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाएं और फिर वापस एक बार चला के देखो। एक बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार आएगा, दूसरी बार भी नहीं आएगा तो तीसरी बार तो 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी बच्चों की, वो मैंने बता दिया है आपको क्या करना है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो है युग्मक जनन। क्या है? युग्मक जनन। हाँ, एक चीज़ और कि ये जो क्लासें हैं हमने स्पेशली हिंदी क्लासेस, हिंदी जो सब्जेक्ट है, हिंदी जो बच्चों ने सब्जेक्ट ले रखी है, हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए हमने स्टार्ट की थी, ये हम मानते हैं। तो मैं हिंदी शब्दों का तो प्रयोग करूँगी, ठीक है। बट कुछ बच्चे ने कहा था कि कुछ बच्चों ने कहा था कि नहीं आप इंग्लिश में भी वर्ड बोलिए, तो मैं उनका भी प्रयोग कर सकती हूँ, ठीक है ना। उनका मैं इंग्लिश में भी साथ में लिखती जाऊँगी, तो आप टेंशन मत लीजिए कि नहीं इंग्लिश में ही लिखवा रहे हैं। अरे आप इंग्लिश में एक आधा शब्द पढ़ भी लोगे या आप लिख भी लोगे तो कोई नंबर नहीं कटने वाले आपके, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? युग्मक जनन। बातें बहुत हो गई, क्लासेस स्टार्ट करते हैं अपनी। युग्मक
जनन, युग्मक जनन, इसे इंग्लिश में कहते हैं गेमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब इसमें तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए भाई, गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, इसी का इंग्लिश वर्ड है। क्या कहेंगे? गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? आगे शब्द आ रहा है, देखो एक तो शब्द आ रहा है युग्मक, दूसरा आ रहा है जनन, यानी कि जनन करवाना है। जनन का मतलब जन्म देना। किसको जन्म देना? युग्मकों को जन्म देना या युग्मक का निर्माण करवाना क्या कहलाता है? युग्मक जनन। इसी प्रकार से देखो इसमें शब्द आ रहा है गेमेट और प्लस जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब ही होता है निर्माण करना या जन्म करवाना, और गेमेट का मतलब तो आपको पता ही है कि युग्मक होता है। इसका मतलब है कि हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि युग्मक भी दो प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना भूल गई, एक शिकायत और आई थी बच्चों की कि आप स्लो बहुत पढ़ाते हो। आप एक काम करिए, जब वीडियो ख़त्म हो जाए है ना, तो उसके बाद में आप स्पीड इंक्रीज़ करके, आप जो इसमें आता है ना ऑप्शन कि आप 1.5, 2.5, 7.5 का ऐसा ऑप्शन आता है ना, तो आप उस पर जाके स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। जिसको जैसे पढ़ना है आप वैसे पढ़िए। ठीक है, हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन का मतलब क्या है? युग्मक निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक हमें पता है कि दो प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु किस में बनेगा? अभी अभी बताया नर युग्मक होता है, तो शुक्राणु किस में बनेगा? नर में बनेगा। अंडाणु किस में बनेगा? मादा में बनेगा। तो शुक्राणु निर्माण की, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो युग्मक है, युग्मक जनन जो है वो दो टाइप का हो जाता है। युग्मक जनन कितने टाइप का होगा? दो टाइप का होगा। कौन कौन सा? एक तो शुक्र जनन, एक तो शुक्र जनन, और एक कौन सा हो जाएगा? अंड जनन। क्या हो जाएगा? अंड जनन। ठीक है, एक तो शुक्र जनन और एक क्या हो जाएगा? अंड जनन। ठीक है, शुक्र जनन का मतलब होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है? चलो मैं लिख ही लेती हूँ। शुक्र जनन का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड अंड जनन का मतलब होता है oogenesis। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में चल रही है अपनी। युग्मक जनन दो टाइप का हो जाएगा, एक होगा शुक्र जनन, एक होगा अंड जनन। शुक्र जनन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, अंड जनन को oogenesis कहते हैं। अब ये तो आपको भी पता है कि भाई शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होगी वो किस में होगी? नर के अंदर होगी, यानी कि मेल के अंदर होगी। एंड जो अंड जनन की प्रक्रिया है वो किस में होगी? मादा के अंदर होगी, यानी कि किस में होगी? फीमेल के अंदर होगी। किस में होगी? फीमेल के अंदर होगी। शुक्र जनन नाम से पता चल रहा है, शुक्र जनन हो किस में रहा है? नर के अंदर। नर में कौन सा गेमेट बनता है? शुक्राणु, यानी कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शुक्र जनन कहलाएगी। और यहाँ पर देखिए अंड जनन किस में हो रहा है? मादा के अंदर। और मादा के अंदर जो युग्मक बनता है उसे अपन क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। यानी कि अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया जो कि मादा के अंदर होती है उसे हम क्या कहेंगे? अंड जनन कहेंगे, यानी कि oogenesis कहेंगे। यानी कि इसमें तो किसका निर्माण होगा? अंडाणु का निर्माण होगा, जिसे आप एग कह सकते हो या ओवम भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ओवम भी कह सकते हो। ठीक है, ओवम भी कह सकते हो, एग ही लिख लो आप तो। एक अंडाणु हो गया। और शुक्र जनन के अंदर किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं।
क्लियर है यहाँ तक? पहली चीज़ तो आपको याद क्या आनी चाहिए या आपको क्या समझ आना चाहिए कि युग्मक जनन किसे कहते हैं? युग्मक जनन को इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एंड गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन किसे कहते हैं हम? युग्मक निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक दो प्रकार के होते हैं हम जानते हैं, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। नर युग्मक किस में बनता है? नर के अंदर। मादा युग्मक किस में बनता है? मादा के अंदर। नर के अंदर जो नर युग्मक होता है उसे हम शुक्राणु कहते हैं। मादा के अंदर जो मादा युग्मक होता है उसे हम अंडाणु कहते हैं। अब जब शुक्राणु बन रहा है तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? शुक्र जनन कहेंगे। और अंडाणु बन रहा है जो कि मादा में बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? अंड जनन कहेंगे। शुक्र जनन को इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं एंड अंड जनन को इंग्लिश में oogenesis कहते हैं। अंड जनन में अंडाणु बनता है यानी एग बनता है या ओवम बनता है, ठीक है, ओवम बनता है। एंड शुक्र जनन के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। अब पहले तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और आप चाहे तो अभी फटाफट उतार सकते हैं या फिर बाद में क्लास के बाद में भी उतार सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज़ और, यहाँ पर शुक्र जनन आया है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, हिंदी मीडियम में क्या है ना कि ये थोड़ा सा यहाँ पर एक और शब्द आने वाला है, उसमें फिर टेंशन हो जाएगी उनको कि यहाँ पर शुक्र जनन वहाँ पे शुक्राणु जनन, ये क्या बात हो गई, दोनों एक ही है क्या? नहीं है। देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस है, एक वर्ड आएगा स्पर्मिएशन, वो बिल्कुल अलग है, अभी नहीं सोचना है उसके बारे में, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो दोनों ही वर्ड अलग अलग हो गए। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर शुक्र जनन लिखा है, मैंने शुक्र जनन लिखा है, शुक्राणु जनन नहीं लिखा है। आगे एक वर्ड आएगा शुक्राणु जनन, उसका ध्यान रखना है कि वो क्या होता है। शुक्र जनन तो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, और शुक्राणु जनन किसे कहते हैं वो आगे हम देखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले को ध्यान रखना है। अभी आप स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज की जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे शुक्र जनन के बारे में। शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या सीखेंगे कि शुक्राणु जो होते हैं वो बनते कैसे। एक बार आया था ना बच्चे का क्वेश्चन कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, तो शुक्राणु का निर्माण अभी अपने स्टार्ट ही नहीं किया था, हम तो सिर्फ इसके स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो अब आएगा अपने पास क्या, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब ध्यान से इस प्रोसेस को समझना है, बातों में ध्यान नहीं देना है, पहले इसको समझना है क्या होता है। देखो शुक्र जनन की प्रक्रिया होगी कहाँ पे, पहले तो मुझे आप ये आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। शुक्र जनन की प्रक्रिया होगी कहाँ। आपने पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र को पढ़ लिया है। नर जनन तंत्र के आपने बहुत सारे पार्ट पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़ाए हैं मैंने, बहुत सारे पार्ट पढ़े होंगे। उसमें से एक संरचना आपने पढ़ी थी क्या, वृषण। वृषण यानी कि टेस्टिस। टेस्टिस जब आपने पढ़ा था तो उसमें आपने ये देखा था कि टेस्टिस को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग कहा जाता है। और मैंने बार बार ये बताया है कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, प्लस वहाँ पर एक और काम होता है क्या, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी वापस याद आ जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो वृषण बनाए थे हमने, ये वृषण कोश हो गया, ठीक है। यहाँ पर था वृषण, इसमें 2 वृषण थे। वृषण के अंदर कुछ पालियाँ थी, वृषण पालियाँ जिसे हम कह रहे थे, ठीक है। वृषण पालियाँ संख्या कितनी थी इसकी, कमेंट करो। 250 यानी कि ना, तो इनकी संख्या कितनी थी, 250, ठीक है, भूले तो नहीं हो ना। अब देखो इसके अंदर हमने क्या देखा था, इसके अंदर कुछ नलिकाएं पड़ी होती है, 1 से 3 नलिकाएं पड़ी होती है। इनको हमने नाम क्या दिया था, शुक्र जनन नलिकाएं या शुक्राणु जनन नलिकाएं। क्या नाम दिया था इनको हमने, शुक्राणु जनन नलिकाएं या शुक्र जनन नलिकाएं। इन शुक्र जनन नलिकाओं को एक काम करो, थोड़ा सा बाहर लेके आओ, खींच लो इसको, थोड़ा इसको खींच लिया। अच्छा इंग्लिश में क्या कहते हैं,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना। यहाँ से काटो, फिर इसको अंदर से देखो तो क्या क्या चीज़ें दिखाई देगी आपको। अच्छा, इसको मैं एक बार रफ करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। मैं डायग्राम भी साथ बनाना चाहती हूँ और मैं लिखना भी साथ चाहती हूँ, एक चार्ट के द्वारा आपको समझाना चाहती हूँ। तो क्या किया अपन ने, कुछ नहीं है। आपको ये पता है कि ये वृषण है, ये वृषण पालिका है, ये स्क्रोटम से कि इसका बाहर वाला, ठीक है ना। और इसके अंदर ये वृषण पड़े हुए हैं, इसके अंदर ये पालियाँ हैं और इन पालियों के अंदर क्या पड़ी हुई है, नलिकाएँ पड़ी हुई हैं। और उन नलिकाओं में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या, अच्छा ये नलिकाओं का नाम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्र जनन नलिकाएं। और शुक्र जनन नलिकाओं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है वो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, शुक्र जनन नलिका जो है, इसका हम एक, इसको जब हमने काट कर, अभी हमने काटा था ना वहाँ से, तो आप इसको, इसका कट सेक्शन देखते हैं अपन। थोड़ी बड़ी बना लेती हूँ मैं, ठीक है। ये क्या हो गई, कुछ ज़्यादा ही छोटी लग रही है, फिर भी मेरे को आएगा नहीं पूरा इसके अंदर, थोड़ा ऊपर बना लेती हूँ। ये क्या है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिया आपने, ठीक है, उसको बीच में से काटा, फिर उसको देखा, जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ से इसको काटो और फिर इसको सामने से देखो, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें दिखाई देगी। तो देखो, इसमें कुछ आपको सेल्स नजर आएगी, कोशिकाएं नजर आएगी। कौन सी कोशिकाएं हैं वो, ये जैसे मान लीजिए आपको बड़ी बड़ी जो कोशिकाएं नजर आएगी, वो कौन सी कोशिकाएं होंगी, नाम बताइए जरा। ये, इसको थोड़ा सा दूर बना देती हूँ मैं, बीच में गैप भी तो रखना है अपने को। ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं बताइए, इनको हम कहते हैं क्या, सर्टोली सेल या सर्टोली कोशिका। इंग्लिश वाले भी यही कहेंगे, सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल्स। आपको पता है कि सर्टोली सेल्स या सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का, फूड प्रोवाइड करने का, भोजन प्रदान करने का। जो शुक्राणु बनेंगे और शुक्राणु से पहले वाली जो कोशिकाएं होंगी, जो डेवलप करेगी शुक्राणु को, उनको भी ये क्या करेगी, भोजन देगी, पोषण देगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, सर्टोली सेल। अब आपको पता है कि सर्टोली सेल के बीच बीच में आपको कुछ और कोशिकाएं देखने को मिलेगी, और उन कोशिकाओं का नाम क्या है, जैसे मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, ये मान लीजिए ये कुछ छोटी छोटी सी कोशिकाएं होती है ना, और इन कोशिकाओं का नाम क्या होता है। मैं जब तक बनाती हूँ तब तक आप कमेंट करो। ये यहाँ पर बना ली, सभी के बीच में एक एक बना लेते हैं, होती बहुत सारी है, मैं एक एक बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खचपच मच जाएगी यहाँ पर, जब हम आगे और भी हमारा इसमें कुछ चीज़ें आएगी अपने। तो यहाँ पर मैं ये बना लेती हूँ, ठीक है। तो इस सेल्स को क्या कहते हैं बताइए, इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम, शुक्राणुजन कोशिका या शुक्रजन कोशिका भी कह सकते हो आप। इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। अच्छा, अब देखो, इस तरह से मैंने इंग्लिश का वर्ड जो हिंदी में लिखा है ना, तो हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई नंबर नहीं कटने वाले आपके। जो आपको वर्ड इजी लगे वो आप लिख लो। शुक्राणुजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनियम का काम क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना। तो ये क्या काम करेगी, शुक्राणु का निर्माण करेगी, ठीक है। शुक्राणुजन कोशिका या जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं, वो स्टेम सेल होती है, स्टेम कोशिका होती है। अब स्टेम सेल का मतलब क्या होता है, स्टेम कोशिका आपने बहुत बार जो है आपने नाम सुना होगा कि स्टेम सेल होती है। स्टेम सेल का मतलब क्या होता है, ऐसी सेल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा समसूत्री विभाजन करने की क्षमता हो,
यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करने की क्षमता हो बहुत ज़्यादा, उसे हम कहते हैं स्टेम सेल्स। अब ध्यान से सुनना, शुक्राणुजन कोशिका या मैंने स्पर्मेटोगोनियम सेल को क्या कहा है? स्टेम सेल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये क्या करेगी, अपनी संख्या में पहले वृद्धि करेगी, फिर बाद में शुक्राणु का निर्माण करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेल के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है 12 से 13 वर्ष के अंदर, यानी 12 से 13 वर्ष के अंदर उसमें किशोरावस्था आ जाती है, और वहीं से उसके अंदर क्या होता है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ख़त्म कब होती है? 70, 80, 90 साल तक, या फिर जब तक वो मर नहीं जाता तब तक भी उसके अंदर वो प्रक्रिया चालू रहती है। तो इतने सालों तक उसको शुक्राणु का निर्माण करवाना है। अब मान लो कि जैसे ये एक सेल पड़ी है, इसी सेल से शुक्राणु बन जाए, यही सेल शुक्राणु के अंदर डेवलप हो जाए, तो पीछे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर आगे ये कैसे मतलब शुक्राणु का निर्माण करेगी? तो पहले ये क्या करेगी, अपनी संख्या बढ़ाएगी। ठीक है, ये एक शुक्राणुजन कोशिका है, ये पहले अपनी बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ा देगी। जैसे मान लो एक शुक्राणु कोशिका से 20 कोशिकाएं बन गई, मान लो, ठीक है, तो 20 कोशिकाएं बन गई। अब 20 में से मान लो कि 10 जो है वो आगे डेवलप हो जाएगी शुक्राणु में, तो अभी पीछे तो 10 बच गई ना, और वही 10 जो है वो आगे जाकर आने वाले समय के अंदर शुक्राणु का निर्माण करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये कैसे होती है? स्टेम सेल होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है, बहुत ज़्यादा समसूत्री विभाजन की जो क्षमता है वो होती है। क्लियर है? अब मुझे आपको एक चीज़ समझानी है। जब लड़के के अंदर प्यूबर्टी आती है, 12 से 13 वर्ष के अंदर में प्यूबर्टी आती है, किशोरावस्था लिख लेती हूँ, किशोरावस्था आती है, कब आती है? लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तब उसका जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस क्या है? ग्रंथि है। कहाँ होती है? मस्तिष्क के अंदर होती है। हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड जिसे बोलते हैं, या हेड मास्टर ग्लैंड भी जिसे बोलते हैं अपन, तो इसके अंदर होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं GnRH। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं उसको साइड में लिखती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर मुझे इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे उधर चार्ट बनाना है। देखो, किशोरावस्था में, जब किशोरावस्था आती है बच्चे की, ठीक है, उस टाइम पे जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जाता है कहाँ पर? पीयूष ग्रंथि के पास। कहाँ जाता है? पीयूष ग्रंथि के पास। और पीयूष ग्रंथि के पास जाने पर ये इसको कमांड देगा, और यहाँ से 2 हार्मोन निकलेंगे, एक तो LH हार्मोन एंड एक निकलेगा FSH हार्मोन। एक LH हार्मोन और एक क्या निकलेगा? FSH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पूरा नाम आना चाहिए आपको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके पास जाएगा? एक कोशिका होती है, याद कीजिए, लेडिंग कोशिका। कौन सी होती है? लेडिंग कोशिका। एक कोशिका होती है जिसका नाम है लेडिंग कोशिका। लेडिंग कोशिका क्या काम करती है? एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। समझ में आई बात? क्या हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। किशोरावस्था आई बच्चे के अंदर, मेल के अंदर 13 वर्ष की उम्र में। फिर क्या हुआ? हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला जिसका नाम है GnRH हार्मोन। ये किसके पास गया? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में भी कहाँ जाता है? ये देखो, पीयूष ग्रंथि के अंदर 2 पालियाँ होती है, अग्रपाली एंड पश्चपाली। तो ये इसके अग्रपाली के अंदर गया। ये सब कुछ NCERT में दे रखा है, ध्यान रखना। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के अंदर गया।
अग्रपाली से यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH हार्मोन, एक निकलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH हार्मोन। ठीक है, फिर इसमें से जो ये LH हार्मोन होता है वो कहाँ जाता है, लेडिंग कोशिका के अंदर जाता है। FSH का काम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, LH हार्मोन कहाँ जाता है, लेडिंग कोशिका के पास जाता है। लेडिंग कोशिका से एक हार्मोन निकलता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। यानी कि समझ में आई बात, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी, जब किशोरावस्था स्टार्ट हो जाएगी। और टेस्टोस्टेरोन आपको पता है क्या क्या काम करता है। मेल के अंदर जो दाढ़ी मूंछ आती है वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है। मेल का जो कंठ भारी, यानी कंठ भारी का मतलब है उसकी जो आवाज़ भारी होती है वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है। कंधे का चौड़ा होना और भी बहुत सारे जो कारण होते हैं, जननांगों का परिपक्व होना वगैरह, ये सब कुछ जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। बट यहाँ पर अब हम क्या पढ़ रहे हैं, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। तो इसमें इसका क्या रोल है कि इसमें ये रोल है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जब बढ़ेगी तब जाकर किसकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। समझ में आ रही बात, जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है तब किसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्लियर है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जाएगा किसके पास, स्पर्मेटोगोनियम सेल के पास, और फिर ये स्पर्मेटोगोनियम सेल क्या बनाने लगेगी, शुक्राणु के निर्माण को स्टार्ट कर देगी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये टेस्टोस्टेरोन जाएगा स्पर्मेटोगोनियम सेल के पास और शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ मैं आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ, इसको रफ कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब टेस्टोस्टेरोन जाएगा शुक्राणुजन कोशिका के पास। अब शुक्राणुजन कोशिका सोचेगी भाई अब मुझे क्या बनाना है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुरू करनी है, तो कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब देखो शुक्राणुजन कोशिका जो है वो किस टाइप की है, 2n टाइप की। पहले तो ये ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए 2n टाइप क्या होता है और n टाइप क्या होता है। 2n टाइप जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो, अभी अगर मनुष्य की बात करें तो 2n टाइप का मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो, 46 हो। और n टाइप का मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो, उसकी आधी, यानी कितनी हो जाएगी, 23 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो ये जो कोशिका है ना, याद रखना है, शुक्राणुजन कोशिका जो है वो 2n टाइप वाली कोशिका है। और अपन ने बताइए आपकी जब शुक्राणु बन जाता है तो शुक्राणु कौन सा होता है, n टाइप का। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसमें अर्धसूत्री विभाजन करवाना है, बट बाद में करवाएंगे। पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बोला था कि ये स्टेम सेल होती है। स्टेम सेल होती है, इसका मतलब क्या है कि ये अपनी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकती है। ठीक है, कैसे वृद्धि करेगी, अगर इसको अपनी संख्या बढ़ानी है, सेम संख्या बढ़ानी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कौन सा विभाजन करना पड़ेगा, समसूत्री विभाजन करेगी या अर्धसूत्री विभाजन करेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि समसूत्री विभाजन क्या होता है, जिसमें कोशिका की संख्या तो एक कोशिका से 2 ही बनती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। सबसे पहले कौन सी कोशिका आएगी, शुक्राणु कोशिका या शुक्राणुजन कोशिका, या इसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम सेल। ठीक है, अब पहले तो ये अपनी संख्या खूब बढ़ाएगी, तो बढ़ाएगी कैसे, समसूत्री विभाजन करेगी। क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी। तो पहले इसकी संख्या बढ़ा देते हैं। चलो ये मान लो कि इसने अपनी संख्या बढ़ा दी, ये बढ़ा दी इसने अपनी संख्या, ऐसे बहुत सारी संख्या बढ़ा दी। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से समझना, इसने जो ये संख्या अपनी बढ़ाई है ना, तो ये भी कौन से टाइप की होगी, अगर इसने समसूत्री विभाजन, इसी से समसूत्री विभाजन हुआ और कुछ ऐसी प्रकार की कोशिकाएं बन गई। पहली चीज तो इनको कहते क्या है, इसका नाम मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, इनको हम क्या कहेंगे,
प्राथमिक शुक्रजन कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। हिंदी में देख लीजिए, आपके जो एनसीईआरटी है जिसका जो पेज नंबर है 51, ठीक है, क्योंकि बच्चे बीच में पूछ लेते हैं कि पेज नंबर क्या है, तो पेज नंबर है आपका 51 और इसमें साफ साफ लिख रखा है हिंदी के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या शुक्राणु कोशिका ही कह सकते हैं आप इसको। तो आप इसको लिख लीजिए प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पेज नंबर क्या बताया मैंने? 51 पे। आप उसको खोलिए एक बार, देखिए प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। तो यहां पर क्या बनी अभी? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल थी वो 2n टाइप की थी और इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, जिससे जो ये छोटी छोटी सी मैंने हरी रंग की कोशिकाएं बनाई रखी है जिसे हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कह रहे हैं, ये कौन से टाइप की होगी? ये भी 2n टाइप की होगी। कौन से टाइप की होगी? 2n टाइप की। क्लियर है? अब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के अंदर फिर से अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ध्यान देना है। अब इसके अंदर करवाना है आपको अर्धसूत्री विभाजन। क्या करवाना है? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है आपको अच्छी तरह से पता है कि ये कोई कोशिका है, ठीक है। इसमें जब विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन 2 टाइप का होता है। अर्धसूत्री विभाजन पहला, जिससे कितनी कोशिकाएं बनेगी? 2 कोशिकाएं बनेगी। फिर आएगा अर्धसूत्री विभाजन दूसरा, और इससे कितनी कोशिकाएं बनेगी? 4 कोशिकाएं बनेगी, ठीक है। ये मान लीजिए 2n टाइप का है, तो ये दोनों किस टाइप की हो जाएगी? nn टाइप की। ये याद होना चाहिए बच्चे को। देखो, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है किसी भी कोशिका में, अगर वो कोशिका 2n टाइप की होनी ही चाहिए, 2n टाइप की, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। तो जब इसमें पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा, तब जब इसमें 2 कोशिकाएं बनेगी, केवल 2 ही बनेगी, तब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? जैसे इसमें 46 है तो इसमें कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। कितनी बनी? 2 कोशिकाएं, और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। क्लियर है? फिर इसके बाद में जब वापस अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है तो इससे 4 कोशिकाएं, मतलब ये 2 बना लेगी, ये 2 बना लेगी, टोटल कितनी हो गई? 4। तब ध्यान रखना है, अब इसको आधा नहीं करना है। ये वैसे मैं बहुत पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। उसके अंदर सेकंड लेक्चर जो था मेरा, इस पूरी क्लास का जो पहले लेसन का जो सेकंड लेक्चर था, उसी के अंदर मैंने ये बताया था। तो इसके अंदर अब जो विभाजन वापस जो हुआ है और इससे जो नई कोशिकाएं बनी हैं, ये बिल्कुल समसूत्री विभाजन की तरह होता है। और समसूत्री विभाजन का मतलब ही क्या होता है? जब गुणसूत्रों की संख्या समान हो। इसका मतलब है कि इसमें भी 23 गुणसूत्र होंगे, इसमें भी 23, इसमें भी 23 और इसमें भी 23। आ रही बात समझ में? यूं नहीं कि यहाँ पर 23 कर लिया और अर्धसूत्री विभाजन चल रहा है तो हम इसमें और आधा कर ले, तो आधा तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक कोशिका से 4 बनी और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। तो अब अपन को यहाँ पे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से, शुक्राणु कोशिका यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, यहाँ पर वैसे मैंने इंग्लिश में लिख लिया है, इंग्लिश का मतलब ये मैंने हिंदी में लिखा है, बट ये इंग्लिश वर्ड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इससे बनेगी अपनी क्या? द्वितीयक। देखो प्राथमिक है, इसको द्वितीयक डाल दो, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। पर यहाँ पर जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है, ये वाला ये स्टेप है, ठीक है, और ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? आधी। इसलिए ये कौन से टाइप का हो गया? n टाइप का हो गया। यानी कि ये जो प्राथमिक शुक्राणु, ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन की वजह से यहाँ पर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बन गई। चलो मैं इसको और कुछ पेन से बना लेती हूँ यहाँ पर, चलो यही बना लेती हूँ, ये मान लो, ठीक है।
तो अब ये मैंने क्या बनाई है, कौन सी कोशिका है ये बताइए, किधर लिखूं इनको, यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो ये कौन सी कोशिका है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। और द्वितीयक शुक्राणु कोशिका को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। डरने की जरूरत नहीं है, वापस समझा दूंगी एक बार में, टेंशन मत लो, अभी बस एक बार ध्यान से समझते जाओ, ठीक है ना, मैं वापस सारा समझा दूंगी आपको। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब वापस देखो, इसमें हमें क्या करवाना है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय करवाना है। क्या करवाना है, अर्धसूत्री विभाजन, ये कौन सा करवाएंगे, सेकेंड, ये कौन सा था, फर्स्ट। अब यहां पर क्या बनेगा, इससे बनाना है अपने को क्या, स्पर्मेटिड, पहले हिंदी में लिख लो, शुक्राणु प्रसू कोशिका, या इसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड। अब जो स्पर्मेटिड बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। एक कोशिका से स्पर्मेटिड कितने बनेंगे, 4। ये कैसे होते हैं, तो ये गोल मटोल से होते हैं, ऐसे 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 गोल मटोल से होते हैं। यानी अभी शुक्राणु नहीं बना है, तो यहाँ पर क्या बन गए, स्पर्मेटिड बन गए। अब स्पर्मेटिड को हम यहाँ पर अगर देखना चाहे तो मेरे पास और कोई कलर बचा नहीं है, तो मैं यहाँ पर कैसे बनाऊँ, किस कलर के अंदर मैं बना लेती हूँ, चलो मैं किसी भी कलर में बना लेती हूँ, यहाँ पे नाम लिख लूँगी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसी में बना लेती हूँ। यहाँ पर ये मान लो कि मैंने ये स्पर्मेटिड बना दी है, जो किससे, अच्छा वैसे ये सारी सेल होगी ना, तो ये इसी से चिपकी रहेगी, किससे, ये जो हमारी सेल है जिसे अपन ने नाम क्या दिया था, कौन सी सेल है, ये सर्टोली सेल। तो अपने को पोषण लेना है ना, तो यहाँ से इसको चिपका के रखो, ठीक है। तो ये वाली कौन सी कोशिका है, अब ये क्या है, अब स्पर्मेटिड। अब ये मत सोचना कि अब 4-4 नहीं बनाई, 4-4 मेरे पास जगह नहीं है इसलिए नहीं बनाई, ठीक है। तो ये क्या हो गई अब, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड किस टाइप का है, एन टाइप का है। किस टाइप का है ये, एन टाइप का है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार वापस समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमारे पास शुक्राणु जन कोशिका या स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा, देखो 2n टाइप की है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से पहले क्या बनेगी, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनेगी। यहाँ पर हमने कहाँ बनाई है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, ये देखो क्या बनाई है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, जिसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्योंकि समसूत्री विभाजन हुआ है, इस वजह से ये कौन से टाइप की होगी, 2n टाइप की। ये पहले अपनी बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ाएगी, संख्या इसीलिए बढ़ाएगी क्योंकि आगे भी इसको क्या करना है, शुक्राणु का निर्माण करवाना है। तो यहाँ पर इसने अपनी संख्या बढ़ा दी, ये 2n टाइप की हो गई। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो है वो समसूत्री विभाजन से बनती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अर्धसूत्री विभाजन पहला कर रहे हो और उसके बाद में प्राथमिक बना रहे हो, तो उससे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनेगी। अब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बन गई, ये रही प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें क्या करवाना है, हमें अर्धसूत्री विभाजन करवाना है। तो अर्धसूत्री विभाजन दो बार होता है। तो पहली बार जब अर्धसूत्री विभाजन इसमें होगा तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनेगी। जब वापस समझना, जब पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो पहली प्राथमिक शुक्राणु कोशिका नहीं बनती है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनती है, जो अब किस टाइप की हो जाएगी, एन टाइप की। यानी एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेगी और ये दोनों ही किस टाइप की होगी, एन टाइप की होगी। यानी गुणसूत्रों की संख्या अब आधी हो चुकी है, अब आगे आधा नहीं करना है अपने को, ठीक है। अब इसके अंदर फिर से क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है। तो जब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा तब यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या तो क्या रहेगी, पहले जितनी ही रहेगी, लेकिन कोशिका की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये जो है थोड़ी गोल मटोल सी कोशिका होती है जिसे शुक्राणु प्रसूव कोशिका कहते हैं या स्पर्मेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड कहते हैं। तो यहाँ पर अपन ने स्पर्मेटिड कहाँ बनाए हैं, ये रहे स्पर्मेटिड। ये क्या है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है, ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, और ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है।
अब ध्यान रखना है, अब शुक्राणु प्रसु कोशिका से किसका निर्माण होगा? अब शुक्राणु प्रसु कोशिका से या स्पर्मेटिड से किसका निर्माण होगा? यही आगे जाकर डेवलप हो जाएगी किसके अंदर? शुक्राणु के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि शुक्राणु जो होता है वो इस आकृति का गोल मटोल तो नहीं होता है, उसकी तो बहुत ही अच्छी शेप होती है, ठीक है ना। खैर ऐसी भी नहीं होती है, बट आगे पढ़ेंगे इसकी संरचना, बट ये थोड़ा सा पतला होता है। तो अब इससे बनाने हैं शुक्राणु। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने शुक्राणु बने? 4 शुक्राणु बने। दूसरी चीज, स्पर्मेटोगोनियम 2n टाइप की थी, तो शुक्राणु किस टाइप के होंगे? अब n टाइप के, यानी कि अगुणित होंगे, ठीक है। शुक्राणु प्रसु कोशिका किस में बदल जाएगी? शुक्राणु के अंदर बदल जाएगी। अब मेरे को, चलो मैं पहले पानी पी लेती हूँ। अब देखिए, अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं वो बताएंगे कोई? इसे हम कहते हैं शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। मैं पहले क्या बता रही थी आपको, जब स्टार्टिंग की थी मैंने, याद कीजिए, मैंने कहा था कि शुक्र जनन अलग है और शुक्राणु जनन अलग है। शुक्राणु जनन किसे कह रहे हैं? जब स्पर्मेटिड या शुक्राणु प्रसु कोशिका से शुक्राणु का निर्माण हो रहा है तो इसे शुक्राणु जनन कह रहे हैं या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। जबकि ये जो आपने इतनी सारी प्रोसेस जो पढ़ी है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। क्या कहेंगे? शुक्र जनन कहेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? ये जो इतनी लंबी प्रोसेस है इसे स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन कहेंगे। जबकि स्पर्मेटिड या शुक्राणु प्रसु कोशिका से जो शुक्राणु का निर्माण होगा इसे शुक्राणु जनन कहेंगे। देखो, शुक्राणु जनन अलग है, शुक्राणु बन रहे हैं उसको शुक्राणु जनन, और ये वाली पूरी प्रोसेस शुक्र जनन। शुक्राणु जनन को स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर शुक्राणु बन तो गए, कहाँ पर बने? ये सब कुछ क्रियाएं यहीं पे हो रही है। अच्छा, अपन ने शुक्राणु बनाए नहीं वैसे यहाँ पे, है ना, तो चलो मैं शुक्राणु बना लेती हूँ। अब इनसे क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। और वो शुक्राणु जो है वो किसके अंदर धसे हुए हैं? अभी तक सर्टोली सेल के अंदर धसे हुए हैं। उनका जो मुंह होता ना, वो सर्टोली सेल के अंदर ऐसे घुसा होता है, क्योंकि ये यहाँ से पोषण ले रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्या ले रहे हैं? पोषण ले रहे होते हैं। तो अभी तक ये कहाँ पर है? ये सर्टोली सेल के अंदर धसे हुए हैं, अभी अलग नहीं हुए। अच्छा, कल मैंने लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी, जैसे मान लो नली है या कोई भी ऐसी संरचना है जिसके अंदर खाली जगह है, उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। तो ये जो जगह है इसकी, ये जो जगह है ये क्या है? ल्यूमेन है, ल्यूमेन है। तो अब ध्यान क्या रखना है कि जब शुक्राणु जो है अपना सर हटा के यहाँ से, ये जो सेल है, इस सेल से, यानी कि ये जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल से जब बाहर आकर कहाँ पर आ जाते हैं? ल्यूमेन में आ जाते हैं। सर्टोली सेल से अलग होकर वो कहाँ पर आ जाते हैं? ल्यूमेन के अंदर आ जाते हैं। और ल्यूमेन से बाद में वो कहाँ पर? एनसीईआरटी की लाइन है ये। वैसे तो सर्टोली सेल से बाहर निकलने पर ही इनको प्रोसेस का नाम दे दिया जाता है, बट फिर भी एनसीईआरटी ये कह रही है कि जब सर्टोली सेल से ये बाहर निकलकर पूरी की पूरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही बाहर निकल जाएंगे, तब इसको कहेंगे स्पर्मिएशन। क्या कहेंगे? स्पर्मिएशन, वीर्यसेचन। क्या कहेंगे इसको? वीर्यसेचन। यानी कि जब ये बाहर आ जाएंगे तो इस क्रिया को हम कहेंगे वीर्यसेचन या स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, वीर्यसेचन या स्पर्मिएशन क्या है? जब शुक्राणु देखो सर्टोली कोशिका से बाहर निकलेंगे। अब आपको वो दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि सर्टोली कोशिका से बाहर निकलना यानी कि किस में आ जाना? किसकी गुहा में आ जाना?
कौन सी ल्यूमेन में आ जाना, सर्टोली सेल जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी ल्यूमेन में आ जाना। अब ल्यूमेन में आने के बाद में ये क्या करेगी, बाहर निकलेगी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्या आपको पता है कि शुक्राणु का परिपक्वन जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में नहीं होता है, या यूँ कह सकते हैं कि वृषण के अंदर नहीं होता है। वो कहाँ होता है, एपिडिडाइमस के अंदर, अधिवृषण के अंदर उसका परिपक्वन आता है। यानी उसकी जो पूंछ होती है ना, यानी कि चलने फिरने की जो क्षमता आती है वो कहाँ आती है, एपिडिडाइमस के अंदर आती है, अधिवृषण के अंदर आती है। ठीक है, तो इनको यहाँ से अधिवृषण में जाना है, पर ये तो चल ही नहीं सकते, फिर जाएंगे कैसे, शुक्राणु चल नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर परिपक्वता नहीं आई है। लेकिन इनको जाना कहाँ पे है, एपिडिडाइमस के अंदर यानी अधिवृषण के अंदर जाना है। तो वहाँ पर ये जाएंगे कैसे, क्या करेगी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो बहुत सारा लिक्विड द्रव डाल देगी और इसके साथ में बहते बहते ये कहाँ पर चले जाएंगे, एपिडिडाइमस के अंदर चले जाएंगे। तो ये जो यहाँ से बाहर निकलने की जो प्रोसेस है ना, जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ से जो बाहर निकलने की प्रोसेस है ना, इसे हम क्या कहते हैं, वीर्यसेचन या स्पर्मिएशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ टर्म्स आ रही है, कुछ शब्द आ रहे हैं, उनका मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी के अंदर पूरी की पूरी ये कि यही चीज़ें दे रखी है, इनके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको पूरी समझ में आ जानी चाहिए, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। एक दो बार वापस वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगी। एक बार वापस समझा देती हूँ, ये जो स्ट्रक्चर बना रखी है ना अपन ने, किसकी बनाई है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, शुक्रजनन नलिका की बनाई है। शुक्रजनन नलिका के अंदर दो टाइप की कोशिका होती है, एक बड़ी कोशिका जिसे हम क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिका, जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है। एक जो है वो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जिसे शुक्राणु जनी कोशिका या स्पर्मेटोगोनियम सेल कहते हैं। ये 2n टाइप की होती है, प्लस ये स्टेम सेल भी होती है क्योंकि ये अपनी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकती है, समसूत्री विभाजन बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। तो अब इनसे क्या बनेगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। तो इसमें शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो शुक्राणु जनीय स्पर्मेटोगोनियम सेल है, पहले ये अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। और कैसे करेगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा करेगा। तो इसमें जब समसूत्री विभाजन होगा तो पहले क्या बनेगी, जब छोटी छोटी इसी से जो नई कोशिकाएं बन रही है ना, जो स्पर्मेटोगोनियम सेल है इसी से नई कोशिकाएं बन रही है। तो इन नई कोशिकाओं को अपन ने क्या नाम दिया था, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो ये हरे रंग की बनाई, इससे ये बनी, देखो ऐसे वैसे भी मैंने क्रम में ही लिखा रखा है, बना रखा है, इससे ये बनी, स्पर्मेटोगोनियम से ये बनी हरी वाली। तो इनको वैसे कलर कोई हरा नहीं होता है, ये मत सोचना कि हरे रंग की होती है, मैंने यहाँ पर कलर अलग, क्योंकि सेम कलर बना दे तो समझ में नहीं आता, सब गचपच हो जाता है। तो इससे ये नई कोशिकाएं बनी, इनको हम कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। पहली बार जो नई कोशिकाएं बनी है, पहली बार बनी है ना, इसलिए प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। लेकिन समसूत्री विभाजन की वजह से बनी है तो 2n टाइप की होगी। ठीक है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। पहला स्टार्टिंग यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन की हो गई, लेकिन क्या होगा, प्रथम होगा। तो इससे दो कोशिकाएं बनेगी, 23 गुणसूत्र आ जाएंगे जिसमें, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। तो इसमें इसको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये किस टाइप की होगी, n टाइप की होगी। ठीक है, अब देखिए, अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका जो है उसमें क्या होगा, फिर से अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा। अर्धसूत्री विभाजन जब सेकंड होगा इसके अंदर, तो यहाँ पर सेकंड के अंदर कितनी कोशिकाएं बनेगी, 4 बनेगी। और चारों को चार जो गोल मटोल सी कोशिकाएं बनी हैं उनको हम क्या कहेंगे, शुक्राणु प्रसूह या स्पर्मेटिड कहेंगे। और स्पर्मेटिड या शुक्राणु प्रसूह जो कोशिकाएं हैं, कहाँ बनाई थी अपन ने, यहाँ पर, ठीक है ना। जो स्पर्मेटिड या शुक्राणु प्रसूह जो ये वाली कोशिकाएं हैं, वैसे तो ये सारी चिपकी हुई होती है इसी से, सर्टोली सेल से चिपकी होती है क्योंकि इनको पोषण लेना होता है। तो यहाँ पर जो स्पर्मेटिड हैं वो 4 बन जाएंगे, लेकिन n टाइप की होंगे। अब शुक्राणु प्रसूह या स्पर्मेटिड से किसका निर्माण या किसमें ये चेंज हो जाएगी, शुक्राणु में चेंज हो जाएगी। और इस क्रिया को, जो कि शुक्राणु प्रसूह या स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की जो क्रिया है, वो शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहलाती है, शुक्राणु जनन कहलाती है। जबकि इतनी जो ये लंबी प्रोसेस है, यहाँ से शुक्राणु जन कोशिका से शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रोसेस जो है इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन कहते हैं।
तीसरी टर्म और क्या आती है यहाँ पर कि जब शुक्राणु बन जाएंगे तो उनका असर फिर भी किस में धंसा रहेगा, सर्टोली कोशिका में धंसा रहेगा। तो सर्टोली कोशिका से जब ये बाहर निकल जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर ल्यूमेन के अंदर आ जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसे 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 ल्यूमेन के अंदर आ जाएंगे और ल्यूमेन से फिर ये बाहर निकलेंगे और मतलब इस पूरी ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसी से ये बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकल कर कहाँ जाएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे आपको रास्ता पता ही है, ठीक है। आगे रास्ते के बाद में ये कहाँ, जहाँ पे भी इसको बाहर निकलना है, कुल मिला के जो से ये जो नलिका है इससे ये बाहर निकल जाएंगे। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, वीर्यसेचन या स्पर्मिएशन। क्लियर है यहाँ तक? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आई थिंक, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ रह गई, क्या रह गई, शुक्राणु को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। तो बच्चे एनसीईआरटी देखकर डरेंगे नहीं कि स्पर्मेटोजोआ और अलग से कौन सी टर्म आ गई है, तो पता ही नहीं। शुक्राणु को ही स्पर्मेटोजोआ भी कहा जाता है। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ पर आपको कोई भी क्लास में कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब आज तो मैंने प्योर हिंदी लिखवाई है, ठीक है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड यूज़ किए हैं, बट मैंने सारी हिंदी ही लिखवाई है। अब फिर भी बच्चे को समस्या हो तो आप एक बार क्या करें, वीडियो को थोड़ा पीछे खिसकाएं, यानी कि वापस स्टार्टिंग से देखें, ठीक है। एक दो बार देखोगे इतना क्लियर एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। और एक बार अपनी एनसीईआरटी ज़रूर पढ़े। मैंने आपको पेज नंबर भी बताए थे, 51 पे 50 से स्टार्ट हो रहा है ये, तो 50 पेज नंबर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और 51 तक पूरे में इसी का वर्णन किया गया है। डायग्राम भी अच्छा खासा दे रखा है उसके अंदर, और वहाँ पर आप पहले ये वीडियो देखें फिर उसको एक बार पढ़ें, ठीक है। तो ये जो शब्द है ना, आपको जो आप कहते हो कि इंग्लिश में क्यों लिखवाते हो, वो इंग्लिश वाले शब्द भी इस एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। जैसे मैं हिंदी में लिखती हूँ ना, वैसे ही वहाँ पर दे रखे हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होगी और अच्छी भी लग रही होगी, ठीक है। तो अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें, हौसला बढ़ाएं हमारा कि भाई हाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है आपको क्लासें। अगर अच्छी लग रही है तो अच्छा बोलने में प्रॉब्लम क्या है, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, है ना। पैसे थोड़ी लग रहे हैं, नेट खर्च हो रहा है, पर वह तो वैसे ही होगा। अगर आप कमेंट करोगे तो भी कोई ज़्यादा नेट तो खर्च होगा नहीं। तो अच्छी लग रही है तो अच्छा ज़रूर बोले, ठीक है ना। इसके अलावा क्लासों को आप ज़रूर शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि ये क्लासें सभी बच्चों तक पहुँचे। अगर उनको फ़ायदा मिल सकता है तो ये बच्चों तक वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जब देखो व्यूज़ अच्छे आते हैं, कमेंट अच्छे आते हैं, तो हमें भी लगता है कि हमारी वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा है, तो हमें क्लास ज़रूर लेनी है, ठीक है ना। वरना फिर अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर ठीक है, क्लासें तो लेनी है, बट फिर भी एक एनर्जी लेवल बना रहता है। तो आप क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, और लाइक भी ज़रूर करना है, कमेंट भी ज़रूर करना है, और शेयर भी ज़रूर, यानी सभी ज़रूरी है वैसे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत ही जल्दी कोशिश करूँगी कि इसी के नेक्स्ट डे ही मैं ले पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।